आज हम आप लोगों को इलिंघम डायग्राम के बारे में बताएंगे, जिसका एप्लीकेशन मेटलर्जिकल प्रोसेस में बहुत बड़ा है। इसी के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस ऑक्साइड का रिडक्शन किस रिड्यूसिंग एजेंट के इस्तेमाल करके करें। मतलब कि जैसे कभी हम लोग देखते हैं कि आयरन ऑक्साइड के रिडक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, जिंक ऑक्साइड के रिडक्शन में कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर कब और क्यों करेंगे, ये सारा डिसाइड इलिंघम डायग्राम के आधार पर ही होता है। ये देखिए, ये इलिंघम डायग्राम है। ये जो इलिंघम डायग्राम है, इसमें जो ग्राफ बनता है वो डेल्टा जी, जिसको हम लोग चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, और टेम्परेचर के बीच ग्राफ प्लॉट होता है। अब पहले हम लोग देख लें कि डेल्टा जी क्या है। डेल्टा जी के आधार पर ही हम लोग कोई रिएक्शन की फिजिबिलिटी को बताते हैं, मतलब कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये डिसाइड होता है द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। अगर डेल्टा जी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगा किसी भी रिएक्शन के लिए, तो दैट रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, उसकी फिजिबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर इक्विलिब्रियम में होता है तो उस कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू 0 के बराबर होगा। अगर डेल्टा जी का वैल्यू 0 से ज़्यादा होता है तो रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब होता है कि अगर कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। और रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए उस डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होना बहुत जरूरी है। अब हम लोग देख लें थोड़ा सा डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच किस तरह का कोरिलेशन है। तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। डेल्टा जी को हम लोग कहते हैं कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एच होता है चेंज इन इंथैल्पी, एंड टी होता है टेम्परेचर, और डेल्टा इक्वल टू होता है चेंज इन एंट्रोपी। अब हम लोग एक चीज और देख लें कि डेल्टा जी का वैल्यू अगर 0 से कम होगा स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन। डेल्टा जी का वैल्यू अगर 0 के बराबर होगा इक्विलिब्रियम में होगा, और डेल्टा जी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब हम लोग ये चीज देखें कि किस तरह से डेल्टा जी और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एक चीज हम लोग अभी देख लिए कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अगर डेल्टा जी का वैल्यू ज्यादा निगेटिव होने के पीछे क्या कारण, कब ज्यादा निगेटिव होगा, जब टी और डेल्टा एस का प्रोडक्ट ज्यादा हो विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा एच। वैल्यू ऑफ डेल्टा एस डिपेंड करता है कि कोई सब्सटेंसेस कितना अधिक डिसऑर्डर में है कि ऑर्डर में है, मतलब ऑर्डरनेस को मेजर करता है डेल्टा एस। तो जो जितना अधिक डिसऑर्डर में होगा उसका डेल्टा एस का वैल्यू उतना ही ज्यादा पॉजिटिव होगा। जैसे अगर हम लोग कहें कि अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है, कोई लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करता है, तो जो ये कन्वर्सन हुआ सॉलिड से लिक्विड स्टेट में, तो डेल्टा एस का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर वही उल्टा अगर हम लोग समझ लें कि अगर लिक्विड से सॉलिड में आता है तो डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव होगा। तो इस आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि डेल्टा जी का वैल्यू कब निगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। इसके लिए 3 फैक्टर है, डेल्टा एच,
T एंड डेल्टा S। ये जो ग्राफ है जिसको हम लोग इलिंघम डायग्राम कहते हैं, ये जो डायग्राम जो बना होता है वो डेल्टा G और टेम्परेचर के बीच ग्राफ होता है, इसी को हम लोग इलिंघम डायग्राम कहते हैं। इसके आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किस मेटल के ऑक्साइड को रिडक्शन के लिए करें। अब इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लें। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो भी ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है वो उसका जो ग्राफ होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है और अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसका कारण क्या होता है कि इसमें डेल्टा जी का वैल्यू इंक्रीज करता है, क्योंकि देख लीजिए इसका जो ऑर्डर है वाई एक्सिस पर नीचे से ऊपर की ओर पॉजिटिव होते चला गया है। अब पॉजिटिव डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होने का क्या कारण है कि हम लोग ये देखते हैं कि जिसे आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके आयरन ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन करता है, इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो जाता है, कम होता है उसके फॉर्मेशन में, जिसके कारण जो इंट्रोपी होता है, मतलब चेंज इन इंट्रोपी जो होगा, डेल्टा एस का वैल्यू जो होगा डिक्रीज करेगा। इसका मतलब द प्रोडक्ट ऑफ टी एंड डेल्टा एस डिक्रीज करने का मतलब है कि डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि हमेशा स्ट्रेट लाइन और अपवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ होता है। सेकेंड में हम लोग ये देख रहे हैं कि जिंक का जो फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, उसमें हम लोग देखें थोड़ा सा एब्रप्ट चेंज आता है। इसका एब्रप्ट चेंज आने के पीछे क्या कारण होता है, ये होता है कि इसमें जैसे सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आता है या गैसियस स्टेट में जाता है, मतलब फेज ट्रांजिशन होता है, उस कंडीशन में इसमें एब्रप्ट चेंज होता है। अब हम लोग देख लें एक चीज और, हम लोग देखें कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये देखते हैं कि इसमें जो डाउनवर्ड चेंज हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में है लेकिन इसमें डाउनवर्ड चेंज होता है। इसके पीछे क्या कारण है, हम लोग ये देखते हैं कि कार्बन होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण चेंज इन एंट्रोपी का होता है, इंक्रीज करता है। तो चेंज इन एंट्रोपी इंक्रीज करने के कारण डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है और से इसमें दूसरे तरह का प्रॉपर्टी आ जाती है। अब हम लोग ये चीज देखें कि किस रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल कब करें, ये डिसाइड होता है कि किसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू ज़्यादा निगेटिव है। अब हम लोग देख लें इस ग्राफ में कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्यूपरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, उसके नीचे आयरन है, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, उसके नीचे जिंक है, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, उसके लिए नीचे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, उसके नीचे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग क्यूपरस ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए आयरन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्युमिनियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैग्नीशियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, मैग्नीशियम होगा, क्योंकि इसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है। उसी तरह से हम लोग देख लें आयरन है, आयरन ऑक्साइड के रूप में अगर होगा तो हम लोग उसके लिए कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटल के रूप में जिंक का कर सकते हैं, एल्युमिनियम का कर सकते हैं, मैग्नीशियम का कर सकते हैं। उसी तरह से जिंक के लिए एल्युमिनियम मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम के लिए मैग्नीशियम का इस्तेमाल करेंगे। कब करेंगे, एट टेम्परेचर 1665 केल्विन पर। इसके नीचे हम लोग देखते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, इसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जिसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगा, मतलब कि जो ग्राफ में जो नीचे होगा, जिस मेटल के ऑक्साइड का फॉर्मेशन का ग्राफ नीचे होगा, ऊपर वाला को आराम से उसको रिड्यूस कर सकता है। अगर एक पॉइंट देखते हैं ए, जिस पर टेम्परेचर हम लोग लिखते हैं
665 केल्विन। इस टेम्परेचर के नीचे चूंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन करता है डेल्टा जी का वैल्यू ज्यादा निगेटिव है, इसलिए इस टेम्परेचर के नीचे एल्युमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। अगर हम इस टेम्परेचर को आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊपर चला गया और जो स्टेट लाइन है एल्युमिनियम ऑक्साइड का है वो नीचे चला आया। इसका मतलब इस टेम्परेचर के ऊपर हम लोग एल्युमिनियम का इस्तेमाल मैग्नीशियम ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग एक चीज और देख लें, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन का इस्तेमाल किस मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कब करेंगे, ये थोड़ा हम लोग देख लें। जैसे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड के ऊपर इस टेम्परेचर के ऊपर देखते हैं कि सारा कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कार्बन हो, सारा का वैल्यू जो हम डेल्टा जी का काउंट करते हैं उसके ऑक्साइड का फॉर्मेशन का है, तो वो ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन इस टेम्परेचर के नीचे अगर हम लोग देखते हैं कि कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मेशन करता है, उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है। इसलिए इस कंडीशन में हम लोग कार्बन का इस्तेमाल जिंक ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए आराम से कर सकते हैं। उसी तरह से हम लोग आयरन का, अगर आयरन ऑक्साइड के रूप में है तो उसको रिडक्शन के लिए हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल आराम से 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड से जो ऑक्सीजन कंबाइन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू ज्यादा निगेटिव है बिटवीन दिस टेम्परेचर। इसीलिए हम लोग पढ़ते भी हैं कि 400 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच अगर टेम्परेचर के बीच अगर हो तो उस कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है। इस तरह से हम लोग देख लिए कि किस तरह से इलिंघम डायग्राम के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि किस मेटल का और उसके ऑक्साइड फॉर्म अगर हो तो उसका रिडक्शन किस रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। यही इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक चीज और हम लोग समझ लें कि ये खास टेम्परेचर के बाद, मतलब डेल्टा जी का वैल्यू अगर 0 से ऊपर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में वो जो मेटल के जो ऑक्साइड होगा अनस्टेबल होगा, आराम से टूटकर मेटल और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये हुआ इलिंघम डायग्राम का इंपॉर्टेंस इन द मेटलर्जिकल प्रोसेस। एक चीज और समझ लीजिए, अब हम लोग इसके ड्रॉबैक्स को भी समझ लें कि इसका ड्रॉबैक्स क्या है, कि इसके आधार पर हम लोग रिएक्शन के काइनेटिक्स का स्टडी नहीं कर सकते कि कौन किस रफ्तार से रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा। एक चीज और है कि इस तरह के डायग्राम हम लोग प्लॉट कर सकते हैं फॉर सल्फाइड ऑफ द मेटल्स एंड हाइलाइड ऑफ द मेटल्स, और उसके लिए भी किस तरह का रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल कब करेंगे हम लोग आराम से डिसाइड कर सकते हैं।